ओके, 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग कौन से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग है। फिर मटेरियल के 2 पार्ट कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है एंड कस्टमर तक डिलीवर होता है, वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जाता और गया तो भी निग्लिजिबल वैल्यू है वो। लेबर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। फिर अपन आया ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब नथिंग बट एक्सपेंसेस, कोई दूसरा नाम ओवरहेड्स है। ओके, फिर ओवरहेड्स के अलग अलग टाइप देखे थे, कौन से? फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को अगर वेरिएबल एंड फिक्स में डिवाइड करना है तो हाँ, फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड फिर दूसरा चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स, इससे क्या मिला? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, ऐसा मिलेगा। फिर इसको अपन कोई भी एक केस को अप्लाई करना, अप्लाई करके फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद अपन आए कौन से पे? टाइप्स ऑफ, नहीं, अब ये कॉस्ट के मेथड्स, अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स। जॉब कॉस्टिंग किसको काम आता है? हाँ, हर एक काम अगर दूसरे से अलग रहा तो जॉब कॉस्ट। बैच कॉस्टिंग, बहुत सारे चीजें एक साथ बनाते हैं तो बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक साल से ज्यादा। प्रोसेस कॉस्टिंग, हाँ, एक ही चीज बनाने पर अलग अलग प्रोसेस से गुजर रहा है। यूनिट, सिंगल, दिन रात एक ही चीज बाहर बढ़ रही। ऑपरेटिंग, सर्विस इंडस्ट्री, तो इसका फिर अपन ने कॉस्ट यूनिट भी देखा था। क्या? हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो, टन, किलोमीटर, यूनिट, ऐसे कुछ ना कुछ तो एक रहेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट? जो पास्ट टाइम की है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं होती। वेरी गुड, अभी ये तुम भूलना नहीं, इस चैप्टर नहीं, फ्यूचर में। बजटेड कॉस्ट फ्यूचर के लिए रहेगी। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, अभी बीसी के लिए टीचिंग कॉस्ट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल? कंट्रोलेबल, टीचिंग के रिलेटेड फैकल्टी कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल वही तो है मेन, उसको छोड़ के क्या करेंगे फिर? एडवर्टाइजमेंट इज कंट्रोलेबल, जो कम ज्यादा हो सकता है वो कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल जो जिसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसको अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसा बोलेंगे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तो लगेगा ना, उसके सिवा क्या करेंगे? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो डिस्क्रिप्शनरी है। अभी फॉर एग्जांपल इस दीवार को पिंक कलर देना, काला कलर देना या पीला कलर देना, भाई वैसे ही रहने तो क्या फर्क पड़ता है? दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। नॉर्मल एंड अब नॉर्मल कॉस्ट के बारे में क्या बोला था? हाँ, और एक किधर जाती वो? त्रिकालवादित सत्य बोला था, कभी भी आएगी तो वो कॉस्टिंग P&L में जाएगी। ठीक है, इधर तक देखे थे। हाँ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फटाफट याद होना चाहिए बोला था। सबसे पहले क्या आता है कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस लेस क्लोजिंग। नेक्स्ट direct labor cost, add, you will get, add, you will get, add, less, you will get, add, quality control, research development, administration related to। मुझे एक नहीं समझा, कैसे समझना कि कौन सा खर्चा प्रोडक्शन का है, कौन सा जनरल? स्पेसिफिकली दिया होगा तो प्रोडक्शन, अदरवाइज वेरी गुड। तुमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड, लेस, you will get, add, general, add, and selling and distribution overhead, you will get
ये एक चीज यहाँ पे नहीं है बट अभी आजकल इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ला तो लेंगे कि नहीं लेंगे, भले ही कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है बट इतना इंपॉर्टेंट है कि लेना पड़ता है। तो ऐड इंटरेस्ट, तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स। पक्का? ओके चल, ऊपर कॉस्ट एक दो कवर करते वापिस से क्वेश्चंस पे आ जाते। हाँ, पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट इज नथिंग बट जो टाइम पीरियड के साथ बदलती रहती है, जनरली इट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अभी फिक्स कॉस्ट रेंट कैसा रहता है, मंथली फिक्स रहता है, पर मंथली रहते हैं ना, मैं एक महीने का इतना, तो वो पीरियड के साथ चेंज हो रहा है, एक महीना, 2 महीना, एक साल। और प्रोडक्ट कॉस्ट इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट बढ़ गए तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये याद रखो, इसके सामने लिखो फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट के सामने लिखो वेरिएबल कॉस्ट। ओके, रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट कॉस्ट। Cost which is relevant for decision making and which is irrelevant for decision making. कोई कोई खर्चे डिसीजन मेकिंग के लिए काम आते हैं, कोई कोई खर्चे डिसीजन मेकिंग के लिए काम नहीं आते। अब एक से फॉर एग्जांपल, तुम्हारे दादाजी ने एक जमीन ले ली, अभी जमीन ले ली दादाजी ने, इसके ऊपर तुमको इच्छा हुआ कि डेवलप करना, बंजर जमीन है, बंजर मतलब बेसिकली उसके ऊपर कुछ कर रहे नहीं तुम। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे मन में आया कि मॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके ऊपर। तो मॉल का एक सिविल इंजीनियर के पास गए, उसके पास वो मैप बना के लिए कि इसके ऊपर मॉल बनेगा कैसा, दिखेगा कैसा, एक ऐसा प्रॉपर मॉल बनवा के लिए। अब ऑब्वियसली वो फुकट में तो करा के देगा नहीं, ड्राइंग के कुछ तो पैसे लेगा। सपोज 25,000 उसको ड्राइंग के दे दिए तुम, उसने ड्राइंग बना के दे दी 25,000 की। नाउ माई क्वेश्चन इज, अभी उसके बाद तुम सीए के पास बैठे, वो सीए ने बोला पागल है क्या, मॉल खोलेगा, इतने दुकाना चलते भी गए इधर, उससे अच्छा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ओपन कर, घर बिक जाती है, आराम से पैसे भी निकल आ जाते हैं। यहाँ पे शॉपिंग मॉल की जगह नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे दुकाना शेटर डाल दे, ऊपर पूरे घर बांध दे। ठीक है, तो मॉल इधर कंसेप्ट नहीं चलता। नाउ तुम बीइंग द ओनर ऑफ द लैंड, तुम क्या बोल रहे हो, अगर ऊपर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बांधने का है तो नया मैप बनाना पड़ता, नया मैप बनाना पड़ता, नए मैप को अलग से पैसे लगते। ऑलरेडी 25,000 दे दिए ना इस मैप को बनाने के, अब वो अगर मैं नया कुछ बनाऊंगा तो ये 25,000 पूरे वेस्ट, यूर अंडरस्टैंडिंग, पूरे 25,000 वेस्ट। ये वेस्ट नहीं जाना, इसके लिए तुमने मॉल कंस्ट्रक्ट करे। नाउ ये सही तरीका है क्या, क्यों नहीं, ये तो गलत है ना, वो तो कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, बट तुमने एक चीज ध्यान में रखना, डिसीजन लेते समय ये कभी मत सोचो, क्या नहीं सोचना, कि भाई ऑलरेडी कितना खर्चा कर दिए गए, खर्चा हो गया, होने वाले खर्चे के बारे में सोचो। खर्चा हो गया बोल के वो करेंगे, ये सब कब तक सही है, अंडरस्टैंडिंग। एखादा खर्चा हो गया और उसको जस्टिफाई करने के लिए फ्यूचर डिसीजन लेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए, खर्चा हो गया उस बेसिस पे नहीं, जो होने वाला है उस बेसिस पे। समझ में आया, रेलेवेंट इरेलेवेंट? एग्जाम्पल लिखो, मॉल, मैप, लैंड, ऐसा कुछ तो लिखो, फिर तुमको बाद में याद आता। वो रेलेवेंट है कि इरेलेवेंट है, मैप का खर्चा, मैप का खर्चा रेलेवेंट या इरेलेवेंट? इरेलेवेंट में आएगा भाई, 25,000 का कुछ फायदा नहीं है, खत्म हो गया, खर्चा कर लिए, अब उसका कुछ फायदा नहीं है। होने के पहले सोचो, अगर एक बार खर्चा हो गया तो वो कौन सा हो जाता है, एक बार खर्चा हो गया तो फिर हो जाता है हिस्टोरिकल, और हिस्टोरिकल के पास क्या लिखे थे, नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग, इररिलेवेंट, विच इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, इररिलेवेंट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट।
समझा? नाउ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये अपन ने वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल डिटेल में देखे। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक मैंने लाइन बोली थी और फिक्स कॉस्ट के बारे में जो तुमको अलग सुनने में लगेगी, क्या बोली थी? वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड। हाँ ऐसा कुछ तो था ना, तो परफेक्टली बोलो क्या था? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। जैसे इस हॉल का रेंट, स्टूडेंट डबल हो गए, पर यूनिट कॉस्ट आधी हो जाएगी। बट नोट्स, अभी बच्चे अगर एक बच्चे को 1000 लगते हैं तो 100 बच्चा है तो भी इंटू 1000 ही करना पड़ेगा। 100 बच्चा है तो भी इंटू 1000, 50 बच्चा है तो भी इंटू 1000, सबको इंटू 1000 ही करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल पर। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल एमएससीबी का बिल, टेलीफोन का बिल, जो कुछ पार्ट फिक्स होता है कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखे थे क्या? प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट इज नथिंग बट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाजू में लिखो, इट इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडवर्टाइजमेंट किस में आता? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्पेसिफिकली किस में आएगा, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन? एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली किस में आएगा, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन? सेलिंग में आएगा। डिलीवरी वैन, गोडाउन, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। गोडाउन क्यों लगते हैं अपन? एडवर्टाइज करने के लिए नहीं रखते, स्टोर करने के लिए रखते, वो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट। हाँ, रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शांति से बिना पढ़े बोलो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज तक तुम 11वीं से रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, कभी रिसर्च और डेवलपमेंट को अलग अलग नहीं करे। क्या डिफरेंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? हाँ, नया शोधना, हाँ, नया ढूंढना, हाँ, एक प्रोडक्ट है उसको और डेवलप करना, एडवांस स्टेज पे लेके जाओ। गुड 50%, 60% करेक्ट। और नया चीज मैंने किया तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। मैं नया चीज कुछ तो बनाया तो वो डेवलपमेंट है या रिसर्च है? अच्छा, वो तुम कॉमर्स में है, साइंस में गए नहीं। एकदम नजदीक पहुंचे, 90% करेक्ट तक। देखो, एक आधी चीज क्या करना है ये सोचना, उसके ऊपर काम करना इज रिसर्च। रिसर्च सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, इट इज अ रिसर्च। रिसर्च कैन बी फेल, रिसर्च कैन बी सक्सेसफुल, बट वंस द रिसर्च इज सक्सेसफुल उसके बाद डेवलपमेंट शुरू होता है। रिसर्च करे बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट करने के पहले क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है। और रिसर्च कैन बी सक्सेसफुल, रिसर्च कैन बी फेल्ड। तो एक बार अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गया फिर उसका डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। समझ में आया क्या? ओके, पढ़ेंगे अभी डिटेल में। The cost of researching of a new product or improved products or new application of a material or improved method। जो तुम सोच रहे थे ना सर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, वो भी रिसर्च ही है। समझा? एक आधी चीज जो ऑलरेडी है उसके ऊपर ही तुम कुछ तो बनाने का सोच रहे। तुम बोल रहे पानी की बोतल ऐसी होना,
सर बाहर ठंडा होके अंदर गर्म हो जाना, बाहर गर्म होके अंदर ठंडा हो जाना, एक ऐसी पानी बोतल बनाने की सोच रहे, देन इट इज अ रिसर्च। कुछ तो उसको जोड़ के करके देखे, रिसर्च। बट एक बार वो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद अभी उसको अच्छे से प्लान अप कर रहे, तो डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट या इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अच्छा कर रहे, न्यू एप्लीकेशन, नया कुछ सोच रहे। डेवलपमेंट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विद द implementation of the decision to produce a new or implemented product, to employ a new or improved method of, ends with the commencement of formal production। तो commencement सॉरी डेवलपमेंट कब तक रहेगी, जब फॉर्मल प्रोडक्शन शुरू नहीं होता तब तक। और ये सबसे बेस्ट काम आएगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पहले रिसर्च होता है, रिसर्च होने के बाद एक बार गोली समझ गए कि ये गोली काम करेगी, फिर उसके रिलेटेड डेवलपमेंट्स बढ़ाए जाते हैं। ये रॉ मटेरियल किधर से लाना, मशीन इसकी कैसी डेवलपमेंट करना, किधर प्लांट ये करना। एक बार प्रोडक्शन शुरू हो गया कि डेवलपमेंट खत्म। ठीक है, रिसर्च क्या बनाना, क्या बनना डिसीजन हुआ, फिर कैसे बनाना सोचना इज डेवलपमेंट। समझा क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च कैन बी फेल, डेवलपमेंट फेल हो सकता है क्या? नहीं, जनरली नहीं, क्योंकि वो सक्सेसफुल रिसर्च का ही पार्ट होता है। Pre-production cost. It is the cost incurred before starting a actual commercial production. अपन इसको एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन है, ट्रायल प्रोडक्शन रन। ट्रायल प्रोडक्शन रन, एक आधी चीज अच्छी काम कर रही कि नहीं, तुम डेमो, जिसको डेमो बोलते, डेमो इज नथिंग बट प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। एक आधी चीज चला के देखना। कभी गए शॉप में एक आधी चीज टेस्ट करके लिए कि डायरेक्ट खरीदे? टेस्ट करके लिए। ऐसे कौन सी चीजें जो एक आधा टेस्ट करके लिए? पेन, ओके, लिख के देखेंगे, हाँ। बल्ब, यस, वो टेस्ट करके देगा। कार की टेस्ट ड्राइव, तो कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए उसको एक कार रखनी पड़ेगी क्या? बराबर, उसको सैंपल कार बोलते हैं एक्चुअली। तो कार का बेसिकली सैंपल कार उसको देना, रखना पड़ता है, सैंपल कार उसको चलाने के लिए देना पड़ता है। तो ये सब करने के उसको खर्चा है क्या? यस, उसको प्री प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसा बोलेंगे। एक आधा चीज ये देखिए क्या, अभी आजकल वो सोनी टीवी पे आया था शार्क टैंक, उसके ऊपर है ना, एक आधे कोई गाड़ी वगैरह लेके आया, हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह, तो उसके सामने एक वो चीज रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो लोग, वर्ड क्या दिया उन्होंने उसको? प्रोटोटाइप वर्ड बोलते हैं वो, एक डेमो पीस। वो डेमो पीस है, उसको वो चला के दिखाए लोगों को और वगैरह, और जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो, बट उसको बना के रखे, तो वो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है। बनाने के पहले ऐसा दिखेगा बोल के उन्होंने एक सैंपल बनाया। तुम अगर कार के एक्सपो में जाएंगे कभी, दुबई वगैरह घूमने की इच्छा हो गई, तो वहां पे एक्सपो, दुबई एक्सपो चलता है, तो दुबई एक्सपो में जाओ, वहां पे तुमको कॉन्सेप्ट कार नाम का एक चीज दिखेगा। कॉन्सेप्ट कार क्या होती है? हाँ, जो अभी है नहीं, पर एक सैंपल पीस बना के रखा है। घर पे जाके एक मस्त सा सर्च करके देखो, टाटा की ईवी कॉन्सेप्ट कार। टाटा, मर्सिडीज को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी भारी टाटा ने कॉन्सेप्ट कार बना के रखी है। तो दैट इज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाने के पहले सैंपल पीस बना के रखा। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अभी से इस चैप्टर में क्या बोला था, कॉस्टिंग में, चैप्टर में नहीं, पूरे कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस को क्या वर्ड है? ओवरहेड्स है। ओके, ओवरहेड क्लासिफाई, फटाफट शांति से एक दो में नाम दूंगा, तुम बोलो कौन से किधर किधर आएंगे। रॉ मटेरियल के गोडाउन का रेंट, रॉ मटेरियल के गोडाउन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री में लगता है। ओके, फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी 2 मिनट पहले तो बोले, हाँ याद रखो। बहुत सारे लोग हैं ना इसमें गलती कर देते। पावर एंड लाइटिंग कॉस्ट, लाइटिंग कॉस्ट एंड पावर कॉस्ट सेम ही लगता है। वो प्रॉब्लम अपना नहीं है, अपने ये पूरे महाराष्ट्र का या मराठवाड़े का प्रॉब्लम है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को एक ही पकड़ते हैं। क्या डिफरेंस है? लाइट कॉस्ट
एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। देखो लाइट कॉस्ट का मतलब अभी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्यूबलाइट लगे वाले कुछ 25 ट्यूबलाइट खरीदना पड़ा ना हमको, और कुछ स्टॉक में भी रखे रहेंगे क्या बीसीए ने, कुछ खराब विराब हो गया तो चेंज करने के लिए। तो ट्यूबलाइट इज लाइट कॉस्ट एंड उसको लगने वाला करंट इज इलेक्ट्रिसिटी या पावर, समझा। अभी से पावर कॉस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड लाइट कॉस्ट बल्ब ट्यूबलाइट फैन, फैन नहीं जो भी है लाइटिंग के रिलेटेड एलईडी वगैरह जो भी है ये सब किस में आएंगे, लाइट कॉस्ट में। डायरेक्टर की फीस एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी गुड। न्यूज़पेपर की अंदर अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री सैंपल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट पर फाइनेंस कॉस्ट तो कॉस्ट शीट में आएगा। बैड डेट्स कॉस्टिंग में आता क्या, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। फिनिश गुड्स का गोडाउन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगता है गोडाउन फिनिश गुड्स। ओके, फैक्ट्री के अंदर ही माल जो रहता है ना रॉ मटेरियल, उसको उठा के दूसरे जगह रखने के लिए गाड़ी होती है, इधर से उधर माल उठा के रखने के लिए गाड़ी, उस गाड़ी के रिलेटेड सब खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री में आएगा ना, फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है वो सब, सेलिंग कब जाएगा, कस्टमर तक, फैक्ट्री के फैक्ट्री में घूम रहे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, जो एम्प्लॉइज काम करते कंपनी के लिए उनको घर तक छोड़ने के लिए कुछ कार्स लिए, बस लिए वाले देखे ना कंपनी के बसेस रहते, हाँ वेरी गुड। अगर फैक्ट्री के वर्कर को छोड़ रहे तो फैक्ट्री कॉस्ट, और ऑफिस के वर्कर को छोड़ रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन, समझा। ओके, तो वो मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स अपन ने डिटेल में देखा था इसके पहले। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मैं बताने के पहले तुमको इकोनॉमिक्स में हुआ है ऐसा मुझे लगता है, या अकाउंट्स में हुआ, तो बोलो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी वगैरह, हाँ, और कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके सही बात। अभी तुम सीए बन गए फ्यूचर में, यहां से 2-3 साल में, अभी सीए को 3 ऑप्शंस है बनने के बाद, क्या, प्रैक्टिस, जॉब, बिजनेस, ठीक है। अगर कोई जॉब करेगा तो क्या नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस की इनकम उसके लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो जॉब नहीं कर पाएगा, तो जॉब का जो सैलरी छोड़ देगा वो उसके लिए क्या हो गई, समझा। हाँ वैसा ही, तो वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वही है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक बार कवर हुआ है। इसको आईएमपी मार्क करके रखो, 4 मार्क के लिए थ्योरी में एक्सपेक्टेड है। अभी मैं जो देखो थ्योरी के लिए तुमको बहुत मेहनत नहीं, 15 टॉपिक से, 15 टॉपिक में हर एक इसमें 4-4 क्वेश्चन भी करे तो 60 क्वेश्चन हो जाते, और एक ही क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 आएगा जिसमें 5 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 तुमको लिखने हैं, ठीक है। एक ही थ्योरी क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शन पे छोड़ सकते तुम चाहिए तो एक ही थ्योरी है। तो कॉस्टिंग की बहुत सारी थ्योरी, बहुत ज्यादा मत पढ़ो डिटेल में, ठीक है, 100-150 पेजेस हो जाएंगे, प्योरली इट इज नॉट वर्थ इट। तो सिलेक्टेड पार्ट में जो बोलते जाओ वो करना, तो उसमें से क्या हो जाएगा, 5 में से 4 तो वो लग ही जाएंगे, 4 नहीं तो 3 तो लगी, 100% 3 लग जाएंगे, एक बचा। और मेरे को तो इतना पता है, तुम्हारे पे भरोसा है कि बाकी तुम एक मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुछ सुना ही नहीं है, सब सुना वाला है, सिर्फ तुमको उसमें डिटेलिंग भरनी पड़ेगी। तो इसको आईएमपी मार्क करके रख लो, थेरीज को जो जो जहां जहां पे होगा, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। कॉस्ट विच इन्वॉल्व द कैश, एक्सप्लिसिट में कैश होती है एंड इसमें कैश इन्वॉल्व, डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस करता तो आज मेरा 25 लाख का प्रैक्टिस रहता, मैं यहाँ पे क्या, हाँ तो रहता,
सब ख्याली पुलाव है. So that is not involving a cash. Otherwise known as out of pocket cost. एक्चुअल में है, ये रियल है. दिस इज रियल. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नोशनल. नोशनल इज नाम के लिए, रियलिटी में जो एग्जिस्ट नहीं करता. इम्प्यूटेड और हिडन कॉस्ट. मेजरमेंट. दीज आर एक्चुअली इनकर्ड एंड हेंस दे कैन बी इजीली बी मेजर्ड. और ये दे कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड. और इसमें सिर्फ क्या रहेगा? एस्टिमेशन ही रहेगा. क्यों एस्टिमेशंस? हुआ ही नहीं है, मैं कैसे ये सब चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता था. अगर तुम आगे जाके जॉब करने का डिसीजन लिए, प्रैक्टिस में कितना कमाते थे तुमको गेस करना पॉसिबल है क्या? एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, तुम एक अराउंड नंबर ही बोल पाएंगे. ठीक है, अब प्रैक्टिस करें तो जॉब में कितना, वो भी एक अराउंड नंबर ही बोल पाएंगे. दिस आर ऑल आर एस्टिमेशंस, नॉट एग्जैक्ट. रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हाँ, ये रिकॉर्ड करेंगे क्या? यस, क्योंकि कैश पेमेंट है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. दे आर रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है. फिर इसका फायदा क्या है? रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कैश नहीं जा रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं. इसके बारे में पता क्या है? वेरी गुड. ये किसके लिए काम आएगा? ये एक ही काम करता है ना. इसके बारे में रिकॉर्ड होता, ना इसके बारे में कैश जाती, ना इसका परफेक्ट मेजरमेंट करते, ना ये कैश में पेमेंट होता, कुछ भी नहीं होता. बट ये किसके लिए काम आएगा? डिसीजन मेकिंग. अभी जैसा ये डिसीजन मेकिंग कब काम आएगा? ठीक है, अभी से 3 साल के बाद, ऑलमोस्ट 3-3.5 साल में तुम सीए बन जाएंगे. नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, वेदर टू गो फॉर फर्दर स्टडीज और टू टेक अ कैंपस जॉब. ठीक है, और हर सीए, कॉस्टिंग जिसने पढ़ा है, सबने पढ़ा है क्योंकि सीए बना है, तो उसने ये दिमाग लगाना चालू होता. क्या दिमाग लगाना चालू होता? हर एक के घर में ये डिस्कशन होगा. तुम्हारे में लिख के देता हूं. देख, तू सीए हो गया, अभी तेरे को कैंपस में 15-18 लाख का पैकेज मिल रहा, तो 2 साल तू पढ़ेगा, तो वो पैकेज के पैसे चले गए. 30-35 लाख का इधर खर्चा, कॉलेज की फीस भरेगा सो अलग, 25 लाख कॉलेज की फीस, 50-55 लाख गए. और उधर जाके तेरे को पैकेज कितना मिलने वाला है एमबीए बन के? सब 24 लाख. तो बोले 6 लाख तो मिल रहा, इसको वसूल करने में तेरे को जाएंगे 10 साल. क्या वर्थ बनता? ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा तुम्हारे घर में कभी ना कभी तो डिस्कशन हुआ रहेगा. सो दैट इज इम्प्लिसिट. ये पूरा डिसीजन मेकिंग के लिए, सिर्फ रेफरेंस के लिए लेके आया जाता है. तो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट्स. अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये सब. एग्जांपल, एक्चुअल रेंट पेड, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. अभी जिसके भी घर में बिजनेस है, ये अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा घर ही नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल कैलकुलेट होता है. कोई भी नया धंधे की बिजनेस की आइडिया दे दिया कोई, इसमें पैसा डालो, इसमें इतना मिलेगा. इतना मगज मारी सब कुछ करने से अच्छा मैं बैंक में रख दूं तो इतना नहीं मिलता क्या? ये पहला जवाब उनका रेडी रहता है. ठीक है, वो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? इतने पैसे अगर मैं जमीन में लगाऊं, मार्केट में घुमाऊं, इसका मतलब क्या रहता? हाँ, सब पता है. हाँ, बस वही. तो लोन देना, ये सब करना, इससे पैसे मिलते. सपोज लोन देके तुमको 15% मिल रहे मार्केट में घुमा के, और वो बिजनेस दे रहा 12%. क्या तो परतल खाता. लोन द्याला हाँ, देखो ये सब मतलब ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. रेंट ऑन ओन प्रीमाइसेस, खुद के प्रीमाइसेस के ऊपर का रेंट. सैलरी टू प्रोप्राइटर, सैलरी टू प्रोप्राइटर, जो तुम काम कर रहे, अगर अदरवाइज तुम ये नहीं करते तो दूसरा कुछ करते तो. ठीक है, समझा? चलेगा. बैलेंस थ्योरी बाद में. कम टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, 1 किए थे? 2 किए थे. क्वेश्चन नंबर 1, the following data relates to a manufacture of a standard production during the month of April 2028 या 18.
पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90, मशीन आवर्स वर्क 10,000 घंटे, मशीन आवर रेट पर आवर 8, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन 35,000. ब्रैकेट में प्रोडक्शन दिया है, इसका मतलब प्रोडक्शन, अगर नहीं दिया रहता तो जनरल. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट 5, यूनिट प्रोड्यूस्ड 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट फॉर द मंथ. तो हमेशा यहां से एक चीज याद रखना है कि अगर कॉस्ट शीट बनाते समय कॉस्ट पर यूनिट बोला है तो और एक एक्स्ट्रा कॉलम लगेगा. तो पहले अपन कितने कॉलम बनाए थे? 2. तो अभी कितने बनाएंगे? 3. तो बनाओ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स. Cost sheet, number of unit produced, number of units sold, particulars and 3 column. ओके, बना दिए. ओके, फर्स्ट क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. कैसे निकालते डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. अब यहां पे किधर भी ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो ऐसे टाइम पे इमेजिन करने ला, मान लेना कि ये कंज्यूम्ड है. कितना दिया है? 1,80,000, 1,80,000. इनर कॉलम. ये थर्ड कॉलम यूज ही नहीं करना है क्वेश्चन खत्म होने तक. थर्ड कॉलम ये इनर, ये आउटर. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 1,00,000. उसके बाद क्या करते हैं? डायरेक्ट लेबर. वेरी गुड. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है? 90,000. चलो 90,000. फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए हैं? नहीं, नहीं दिए तो 0. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको मिला के क्या मिलता है? वेरी गुड. तो यू विल गेट प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट इन सब का टोटल आउटर कॉलम, इन सब का टोटल आउटर कॉलम 2,70,000. 2,70,000. नेक्स्ट, एड, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया है? अभी शांति से देखो, किधर भी नहीं दिया है सर, पर इसके रिलेटेड कुछ डेटा दिया है. मशीन, मशीन किधर काम करते? फैक्ट्री में. अभी ये आवर्स दिए है 10,000 घंटे काम करे, और मशीन आर रेट 8. ये क्या होता है? 2 मिनट शांति से सुनो. इसका डिटेल अपन चौथे चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर उसके बारे में. फिलहाल के लिए इंटरनेट कैफे कभी यूज करे जिंदगी में? कभी तो. हाँ, कैसे चार्ज करते वो लोग? पर आवर 20 रुपए 10 रुपए ऐसा कुछ 1 घंटे का वो चार्ज करते इंटरनेट कैफे. तो कैसा होता है इंटरनेट कैफे? एक्चुअली इंटरनेट कैफे को खर्चा क्या है? सच्ची सच्ची रेंट खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी. रेंट हो गया ना, रेंट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या?
नेट, इंटरनेट, इंटरनेट, ये सब खर्चा है। फर्नीचर एक खर्चा है। उसमें से बोलो ऐसा कौन सा खर्चा है जो आवर बेसिस पे होता है? इंटरनेट आवर बेसिस पे लगता है, आवर बेसिस पे लगता है। फर्नीचर आवर बेसिस नहीं। रेंट, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आवर बेसिस पे नहीं है। और तुमसे पैसे कैसे ले रहे वो? हाई। तो जनरली ये बिजनेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए वो क्या करता है, महीने भर का रेंट, महीने भर का इलेक्ट्रिसिटी, सबका टोटल मारता है और एक डिवाइडेड बाय कितने घंटे लोग बैठते हैं उसको डिवाइड मार के खर्चा निकलता है। सपोज उसका खर्चा आता 6 रुपए, तो वो 20 रुपए प्रति घंटा लगाता है, 14 रुपए पर आवर कमाता है। ऐसा करता है जनरली। वैसे अब मुझे बोलो फैक्ट्री में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पगार, उसका मेंटेनेंस, क्लीनिंग वगैरह, क्या 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 खर्चे लगते रहेंगे। उधर की मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का इंश्योरेंस, कितना कुछ खर्चा है। अब मैं सबकी लिस्ट देते बैठूं, उससे अच्छा क्या बोल दूं, 1 घंटे का 8 रुपया, उसके अंदर सब आ गया। 1 घंटे का 8 रुपये, इसके अंदर सब खर्चे आ गए। अभी कितनी देर चली फैक्ट्री? 10,000 घंटे, और हर घंटे का 8 रुपये, तो कितना खर्चा? तो 80,000 लिख दो फैक्ट्री ओवरहेड। 80,000, 80,000। प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूं तो क्या मिलता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 3,50,000। एड कौन सी? एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, कितना है? थोड़ा गड़बड़ नहीं उसको बोलना, शाम में 7 के बाद। हाँ, कितना है ओपनिंग क्लोजिंग WIP? ओपनिंग क्लोजिंग WIP दिया नहीं है तो 0 0। यू विल गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000, 3,50,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। गुस्सा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना दिया है? 35,000। तो तुमको क्या मिलेगा? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 3,85,000, 3,85,000। इसमें क्या ऐड करते? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? 4,000 ओपनिंग स्टॉक है, प्रोड्यूस्ड है, मैं ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, 0। क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं, तो कितना लेंगे? 0। कैसे? वेरी गुड। देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है। प्रोड्यूस कितने किए? 4। बेचे कितने? 3,600। तो बचे कितने? तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसके वजह से अपन यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600 ऊपर हेडिंग में। तो इतने प्रोड्यूस किए और इतने सोल्ड किए 3,600, तो बचे कितने? 400। ये रुपए है या यूनिट्स है?
तो मुझे तो ये 400 तो लिख नहीं सकता कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट में रुपए में लिखना पड़ेगा, तो कैसे निकालू? नहीं, सेलिंग प्राइस के बेसिस पे नहीं, कॉस्ट शीट है, अपने को कॉस्ट चाहिए। तो ये ध्यान में रखो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब हिंदी में अनुवाद कीजिए कि इतने माल बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा गया। कितने माल बनाने के लिए? प्रोडक्शन तो 4,000, 4,000 बनाने के लिए 3,85,000, तो 400 के लिए कितना? कितना? 3,85,000 4,000 के लिए, तो 400 के लिए कितना? तो 400, हाँ 38,500 आ गया। हाँ, अभी शांति से मैं क्या बोल रहा हूँ लिखो, 38,500। ये चीज भूल गए, ऑलमोस्ट सब लोग यहीं पे गलत होते हैं। इसको एक्सीडेंटल एरिया मार्क करके रखना है, इसको एक्सीडेंटल एरिया मार्क करके रखना है। 4,000 माइनस 3,600, अगर उधर जगह है तो नीचे लिख दो, ये यहाँ पे नीचे लिख दो। ऐसा इंग्लिश में लिखो, पर हिंदी होनी चाहिए वो, इंग्लिश पता है? हाँ हाँ, ये एडजस्टमेंट मैं भूलने वाली हूं या भूलने वाला हूं, लिखो। लिख के देता हूं चैप्टर नंबर 7 में, अभी चैप्टर नंबर 7 में याद दिलाऊंगा, मैंने तुमको लिखा के दिया था, लिखने का यहाँ पे कि ये एडजस्टमेंट मैं भूलने वाला हूं या भूलने वाली हूं। अब वहां पे जो भी याद करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ऐसे में चीजें बोलते जाऊंगा, ये तुम भूलने वाले, भूलने वाले, भूलने वाले, और तब याद दिलाते जाऊंगा सब। ठीक है, दूसरी चीज हो गई ना अभी तक, तीन चीज में दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तीन चीजें जो भूलने वाले पहले चैप्टर में तुम। कैसे निकालना क्लोजिंग स्टॉक, समझा क्या? कैसे? प्रोडक्शन माइनस सोल्ड, ये आ गए यूनिट्स, और इसको किसे कंपेयर करेंगे? इससे। अगर 3,85,000 4,000 यूनिट प्रोड्यूस करने को लगते हैं, तो 400 यूनिट के लिए कितना? लॉजिकल है कि नहीं? पक्का? हाँ, तो 38,500। एक्सीडेंटल एरिया रखे, ओके, तो तुमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? ओए ओए ओए, माइनस करने का है। 3,46,500, 3,46,500। अभी क्या करते हैं? ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने बोले हैं? सेलिंग ओवरहेड 5 रुपए प्रति यूनिट। कितने यूनिट बेचे अपन ने? 3,600, 3,600 इंटू 5 रुपए, कितना? 18,000। तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना? 3,64,500। एड प्रॉफिट, यू विल गेट सेल्स। कितना सेल्स? तो 3,600 यूनिट बेचे 125 रुपए में, 4,50,000, तो प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना? 85,500 का प्रॉफिट। लिख दिए, समझा? क्वेश्चन में और कुछ निकालने को बोला है क्या?
कॉस्ट पर यूनिट। एक कॉलम ब्लैंक है क्या पूरा? हाँ, तो कॉलम पूरा ब्लैंक है। तो अभी 1,80,000 कितनी यूनिट्स बनाए अपन ने? 4,000। तो ये कंजम्पशन भी 4,000 यूनिट के हिसाब से छुआ रहेगा ना। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 45। मतलब ये क्या आ रहा? 45 रुपीज का ओफू मतलब क्या है? हाँ, तो एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 45 रुपीज का रॉ मटेरियल लगेगा। 90,000 डिवाइड बाय 4,000, 22.5। मतलब एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा 45, लेबर लगेगा 22.5, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0। समझ में आ रहा क्या कुछ? कॉस्ट पर यूनिट निकल रहा है अब। अभी फॉर एग्जांपल ये फैन, प्रोजेक्टर, जो भी कुछ भी बन रहा, तो उनको प्रोजेक्टर की सेलिंग प्राइस बनाने के लिए इतना तो सोचना पड़ेगा कॉस्ट क्या है। तो प्लास्टिक का कॉस्ट कितना, बल्ब का कॉस्ट कितना, पर यूनिट निकल में आ रहा है 2 मिनट में। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट 67.5। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 87.5। ओपनिंग क्लोजिंग WIP 00। नेट फैक्ट्री कॉस्ट 87.5। एडमिनिस्ट्रेटिव 8.75। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक का नहीं निकालते, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट नहीं है, तो ये मत निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ, यहां से 3,600 से डिवाइड करना शुरू कर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, तो 3,600 से डिवाइड करो, 96.25। यहां से नीचे, हाँ, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5 रुपए, ये आता 101.25, 125 और 23.75 आया क्या? एक यूनिट 125 रुपए में बिकता है, तो बनता कितने में? 101 रुपए में बनता है। 101 रुपए में बनता है तो 23.75 पैसे में कमा सकता हूं। और 101 में क्या क्या खर्चा है? 45 रुपीज का रॉ मटेरियल है, लेबर 22.5 रुपए का है, फैक्ट्री 20 रुपए का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन 8.75 का है, सेलिंग 5 रुपए का। समझ में आ रहा क्या? एक एक चीज एड अप करते जाते तब जाके 101 रुपया होता है। ओके, क्रीम स्टोन पे आइसक्रीम खाने को गए कभी? कितने रुपए में जनरल एकदम बहुत सस्ते से सस्ता भी खाने को गया तो कितने रुपए? 65 रुपीज में एक मिलता है। अगर तुम सच्ची भक्त है आइसक्रीम के तो तुमको ये पता रहेगा 1 किलो का आइसक्रीम का पैकेट कितने में आता है। कभी घर में फैमिली पैक नहीं लाए? एक जनरल, एक रेंज 170। तुमको ठगा है, बाय वन गेट वन रहता वो 70, 80, 90 रुपए में आ जाता तुमको। ठीक है, वैनिला फ्लेवर ले तो 80 रुपए में आता, और तुम थोड़े चौचीले रहेंगे तो 90 रुपए, 110 रुपए, 90 रुपए में तो आ जाता 1 किलो आइसक्रीम। और तुम वहां पे एक स्कूप खा रहे हैं। क्या कोरिलेशन है ये सब चीजों का? हाँ, तो वहां पे अपने मम्मी को लेके जाओ। मेरे को याद है, हम तिरुपति जा रहे थे पूरी फैमिली, और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे रुक गए थे। तो कुछ काम धाम था नहीं, तो वहां पे सीसीडी था। तो मम्मी को, मैं और मेरे बड़े भैया मम्मी को सीसीडी लेके गए, मम्मी को कॉफी पिलाए। मेरे मम्मी का पहला रिएक्शन, कितने रुपए की कॉफी है? अब कौन बताना कि वो 120 रुपए 110 रुपए की कॉफी है। मम्मी बोलती पकड़ के, 10 रुपए में जितनी चाहिए उतनी 20 रुपए में घर में एक कप मिलती।
ग्लास भर के कॉफी पिलाती, तेरे को 20 रुपए, 120 रुपया सुन के परेशान। इसमें दूध कितना गिरा है, कॉफी कितनी गिरी है, इसके लिए 120 रुपए दे रहे तुम। तो वहां पे मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 20 रुपए रहेगा, बाकी क्या क्या कॉस्ट है सीसीडी को? भाई लेबर है ना, वो बना के ला रहा ना, उसका कुक है, सर्विंग करने वाला वेटर है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो इतना रेलवे स्टेशन पे रेंट दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्बियंस, ये सब कॉस्ट एड अप करना पड़ता है। तुम घर के वाले एक कप के आइसक्रीम को क्रीमस्टोन वाले एक कप के आइसक्रीम के साथ कंपेयर करना गलत है, क्योंकि तुम वहां पे एम्बियंस के पैसे देते हो, सर्विस के पैसे देते हो, वहां पे बैठ के जो टाइम पास कर रहे हो उस सब चीजों के पैसे देते हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझा? हाँ। तो वैसा ही एक आधी चीज का कॉस्टिंग निकालना है तो तुमको हर चीज को कंसिडर करना है। तीन चीज, कौन से तीन? इज्जत के फालूदे करा दे रहे तुम। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अपन सिर्फ आज तक एक ही चीज सोचते हैं, मटेरियल, क्योंकि मम्मी अपने लेबर को 0 पकड़ती है। मम्मी बोलती घर में कितने में बनता, 20 रुपए। मम्मी खुद का लेबर क्यों नहीं ऐड कर रहे तुम? घर के कटलरी आइटम जो यूज हो रहा, टेबल, डाइनिंग टेबल, कप, बशी, वो बर्तन बर्तन, गैस, उसका खर्चा क्यों नहीं ऐड कर रहे? वो सिर्फ किसका खर्चा ऐड करते? मटेरियल, लेबर ओवरहेड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बोलना कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब ऐड कर बोलना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6। The following figures are extracted from the books of Anuya Limited. For the year ended 30th April, prepare a cost sheet showing clearly the cost per unit under the various elements, direct, indirect cost, and also the profit oblique loss per unit. Particulars rupees. अभी शांति से तुमको मैं 2 मिनट देने वाला हूं। तुमको क्या करने का है, कौन सा मटेरियल, कौन सा लेबर, तीन चीजों में एम, एल, ओ एच, तीन ही तो रहेंगे, बट ओ एच कितने रहेंगे? ओवरहेड्स, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझा? ये आइटम्स है, इतने सारे आइटम्स है, ये आइटम्स को डिवाइड करने का है। 2 मिनट दे रहा, फटाफट करो। उसके सामने लिखो एम, एल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसा। ये हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है। झालं?
लिख दिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, एडमिन ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टाफ कार, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इंश्योरेंस स्टाफ कार, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग, डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एंड रनिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट। सैलरीज इंक्लूड सेल्स मैनेजर, हाँ, सेल्स मैनेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री चीफ इंजीनियर, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का काम कर, फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा नीचे गया ऐसा, ठीक है। तो फिनिश गुड्स वेयर हाउस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग 4000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वेरी गुड, 36,000 किधर जाएगा, फैक्ट्री, एंड 4 किधर जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सुंदरी संडरी फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स प्रमोशन, ऑफिस एडमिन, expenses for participation in industrial exhibition, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में क्या करते हैं अपन, एडवर्टाइज करते हैं ना, तो सेल्स होता है, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ये सेल्स है, समझा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। अभी 2 मिनट ध्यान दो सिर्फ, ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। अभी जैसे ही लिखेंगे एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके नीचे पूरा लिखते बैठेंगे, शांति से। गड़बड़ क्या होती है मेरे से सुन लो, एक आधा आइटम अगर भूल गया, कॉस्ट शीट का तो फॉर्मेट देखे, इसका टोटल उधर, जैसा तुम्हारे अकाउंट्स में होता, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गलत आया तो नेट प्रॉफिट गलत, नेट प्रॉफिट गलत आता है तो कैपिटल गलत, कैपिटल गलत तो बैलेंस शीट, तो यहां पे भी सेम ऐसा होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना, पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट धड़ 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 लिख देना, फिर फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग नोट नंबर 1, फिर वर्किंग नोट में बनाओ। इससे क्या होगा, अगर एक आधा आइटम भूल भी गया तो क्या गलत होगा, वर्किंग नोट, उसको अपन चेंज कर सकते, कॉस्ट शीट को पूरा चेंज नहीं करना। समझ में आया क्या करना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले कॉस्ट शीट का सिर्फ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स एंड 2 रुपीज कॉलम, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी बोला है, तो कितने बनाएंगे, 3 कॉलम, तो पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स बनाएंगे फटाफट, और पर्टिकुलर्स कॉलम का सिर्फ फॉर्मेट लिख लेंगे अब। झालं,
बस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, पर्टिकुलर कॉलम में लिखना है सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। एक लाइन छोड़ो, नहीं पहले सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लिखो, एक लाइन छोड़ो डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। तुमको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। जहां पे मैंने लाइन छोड़ी तुम भी एक लाइन छोड़ो, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता। प्राइम कॉस्ट, सो you'll get prime cost. Add factory overheads, add factory overhead, उसके ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, add opening WIP less closing WIP, add opening WIP less closing WIP, add opening WIP less closing, you will get net factory cost, net factory cost। add administration production, add administration production, you will get cost of production, you will get cost of production। add opening stock of finished goods, add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, less closing stock of finished goods। You will get cost of goods sold, cost of goods sold। add administration overheads general, add administration overheads general, add selling and distribution overheads, add selling and distribution overheads। cost of sales, cost of sales, add profit, you will get sales। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एग्जाम में कुछ गड़बड़ भी हो गई तो एटलीस्ट एग्जामिनर को पता है, तुमको पूरा फॉर्मेट पता है, एक आधा चीज ऊपर नीचे हुआ है इसके वजह से ये सब हुआ है, तो तुमको ये सेविंग फॉर्मेट में आ जाएगा। अदरवाइज पूरा एक साथ करेंगे बहुत ज्यादा टाइम पास होगा। अभी फॉर्मेट फिक्स है, कोई भी नंबर हो सिर्फ किधर ना किधर तो लिखना है, बस इतना ही फर्क है। नाउ फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है, कॉस्ट शीट में जाओ देखो, अभी 24 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी दिया है क्या, देख लो, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो डायरेक्ट 24 लैक्स, डायरेक्ट 24 लैक्स। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना दिया है, 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी है क्या, नहीं है, जीरो, जीरो। सो प्राइम कॉस्ट 29 lakhs, प्राइम कॉस्ट 29 lakhs।
एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। फटाफट नीचे वर्किंग नोट 1 बनाओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स तुम करो और मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा। फटाफट, तुमको सबको पता है फैक्ट्री ओवरहेड कितने कितने, तो बताओ मुझे फैक्ट्री ओवरहेड कितना बनाओ, फेयर में लिखना पूरा। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और पूरे उसके नीचे नाम लिख देने का कौन से कितने कितने है। 3,36,500 फर्स्ट ऑप्शन आया, 3,36,500। देखते कितने लोगों का क्या क्या आता है। 3,36,500 पहला ऑप्शन। अगर 3,72,500 अगर तेरा हो गया तो नीचे एडमिन बना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना, तेरा टाइम बच जाता। बाकी लोग जब तक फैक्ट्री बनाओ। 3 लाख यही। वो 417,500, 417,500। कोई कर रहा है? 4,175। लेट्स चेक, चलो पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं तुम्हारे? 5। ओके, मेरे पास भी आए 5। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 15,000। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1,500। फैक्ट्री चीफ इंजीनियर की सैलरी, हाँ फैक्ट्री चीफ इंजीनियर की सैलरी 25,000। इलेक्ट्रिसिटी बोला था, इलेक्ट्रिसिटी में 4 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो फैक्ट्री को कितना जाएगा? 36। एंड सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए थे 3,40,000, तो टोटल आता 4,17,500। क्या लोग, तुम क्या बोले? वो 36। हाँ 4,17,500। जाओ गो टू द मेन आंसर, अपडेट 4,17,500। 4,17,500 तो तुमको क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 33,17,500। 33,17,500। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दिया, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दिया, तो यू विल गेट
net factory cost same amount. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, शांति से क्वेश्चन में ऐसा क्या बोला है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन के या जनरल के से समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने क्या करने को बोला? जनरल। तो यहां पे कौन से वाले आते हैं? प्रोडक्शन। तो यहां पे 0 लिख दो, टोटल 0, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि इसमें से कौन सा क्या है, तो अपन 0 मान देंगे, टोटल जनरल में डाल देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 33,17,500, 33,17,500। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में कुछ भी यूनिट का बारे में बोला है क्या? एक चीज बोलिए, कितना प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड? 10,000 बनाए, 10,000 बेचे। ओपनिंग स्टॉक दिया है 0, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 0, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक 0 0। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 33,17,500। अभी एडमिनिस्ट्रेशन जनरल के लिए तुमको बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट नंबर 2। एडमिनिस्ट्रेशन 71,700, पहला ऑप्शन। सेवेंटी वन सेवन हंड्रेड, 71,700। हम्म 1,60,, 116,700। और कुछ किसी का? कोई कर रहा है अभी भी? कर रहे? हो गया। लेट्स चेक, लेट्स चेक। एडमिन कितने आइटम है, तो पहले ये बोलो, नंबर ऑफ। 7 आइटम है। चल, मेरे पास है 8 9। हाँ देखते। ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस लिए, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस कितने? 40। डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग 8, डेप्रिसिएशन स्टाफ कार 12, इंश्योरेंस ऑन स्टाफ कार 1200 ना, इंश्योरेंस ऑन स्टाफ कार। हाँ ये चलो ऊपर नीचे हो गया, 1500 1200, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 4,000। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 50,000। क्या? और एक मेन है एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज 2.5 लाख, ये तुम भूल गए कैसे? ये देखो, ये 25, ये 25, बाहर कितना आया? 3 लाख। तो ये 25 25 50,000, बाहर 3 लाख कैसे? तो 2.5 लाख दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। वो हिडन एडजस्टमेंट थी, वो 2.5 लाख तुमको यहाँ पे ढूंढना था कि सेल्स तो गया, फैक्ट्री गया, बचा क्या? एडमिन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरीज 2.5 लाख रुपए थे, वो हिडन एडजस्टमेंट थी। और करेक्ट अमाउंट कम्स टू 3,66,700। हिडन एडजस्टमेंट है वो, उसको एक्सीडेंटल एरिया मार्क करके रखो। ए स्क्वायर निकालना 2.5 के बाजू में।
कितना 3,66,700. जाओ गो टू द मेन आंसर अपडेट. 3,66,700. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? फर्स्ट ऑप्शन 90,000. नेक्स्ट 70, 90, 80, 'कितने आइटम आ रहे तुम्हारे पास? 6. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते 6. तो सबसे पहले डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 10, सेल्स मैनेजर के 25, फिनिश गुड्स वेयर हाउस 20, एडवर्टाइजमेंट के 20, सेल्स प्रमोशन के 5, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 10, टोटल 90,000 आता है. 90,000. आ गया. गो टू द मेन आंसर अपडेट. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? 37,74,200. 37,74,200. Add profit, you will get sales. सेल्स 42 लाख दिया था तो 4,25,800. अभी गए हो? समझी गए हो? चलेगा. आज के लिए इतना ही. वी विल स्टॉप इट हियर फॉर द डे.